Jai Mata ki everyone. I am Pinky Sivaj. Today I am here to explain chapter number 6, 10th standard CBSE. This chapter is from geography and this would be the second part of this chapter named मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। हम उस बात कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी जो हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री हैं उनका हमारे देश की इकोनॉमी में क्या इम्पॉर्टेंट रोल है, उन इंडस्ट्रीज़ की क्या कमियां हैं और उनका कितना परसेंट जो कंट्रीब्यूशन होता है हमारी अर्थव्यवस्था में, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो उन्हीं में से सबसे एक इम्पॉर्टेंट जो बेस इंडस्ट्री है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आज पेज नंबर है 74, पेज नंबर 74 से शुरू किया मैंने। दो तरीके के प्लांट्स होते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, एक तो मिनी स्टील प्लांट जो मैंने समझाया था, दूसरा है लार्ज प्लांट, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट जो होता है एक बड़ा ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर सभी काम एक ही जगह पर होते हैं, हैंडल्स एवरीथिंग वन कॉम्प्लेक्स, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी चीज़ों को किया जाता है, चाहे वो रॉ मटेरियल को इकट्ठा करने से लेकर स्टील बनाने से लेकर उसको रोल और उसको अलग अलग चीज़ों में शेप देने से लेकर हर एक काम जो होता है वो एक ही छत के नीचे किया जाता है। जबकि जो मिनी स्टील प्लांट होते हैं वो उनके पास इलेक्ट्रिक फर्नेसेस होती हैं, बिजली से चलने वाली जो भट्टियाँ होती हैं, वो स्टील स्क्रैप यूज़ करते हैं, स्पॉन्ज आयरन, ये लो क्वालिटी का जो आयरन होता है वो यूज़ करते हैं। स्टील स्क्रैप का मतलब होता है जो इसमें लोहे का जो रद्दी वाला जो लोहा होता है उसको यूज़ किया जाता है, रद्दी वाला जो इस्पात है उसका इस्तेमाल होता है। इनके अंदर री रोलर्स होते हैं और जिनमें इस्पात की सिल्लियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के वाली चीज़ों को बनाते हैं और जो मिश्रित इस्पात है उसका प्रोडक्शन ये करते हैं, मिक्स वाला उसका उत्पादन ये करते हैं। तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन मिनी स्टील प्लांट एंड इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितनी भी हमारी सभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम, जो भी सार्वजनिक क्षेत्र के सभी अलग अलग जो एरियाज़ हैं जो पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग हैं, वो सभी किसके अंडर में आते हैं? सेल के अंडर में। जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके माध्यम से ही चलते हैं जितने भी अलग अलग ये प्लांट हैं। इन द 1950s चाइना एंड इंडिया, 1950 में चाइना और भारत ने सेम क्वांटिटी में स्टील को प्रोड्यूस किया था, लेकिन चाइना जो है आज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया है। चाइना इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है स्टील का चाइना। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन जो है हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन। यहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेटू है वही आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, बोकारो, बुरनपुर, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये जो सारे एरिया हैं छोटा नागपुर प्लेटू के, यहीं पर हमारे सबसे ज़्यादा स्टील के प्लांट इंटीग्रेटेड हैं। सब इट इज़ ऐसा इसलिए बिकॉज द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, क्योंकि इस एरिया में ही सारी एडवांटेजेस इस उद्योग को, जो हमारा आयरन और स्टील उद्योग है, उसको जितने भी एडवांटेजेस चाहिए वो सारी इस एरिया में एक साथ अवेलेबल हैं। चाहे वो लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर हो, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल हो और चीप लेबर हो, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट। यहाँ में की जो होम मार्केट है वहाँ पर इस उद्योग के लिए सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है। दो इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू, हालांकि भारत सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसिंग कंट्री में आता है आयरन और स्टील के मामले में, लेकिन अभी तक हम अपनी पोटेंशियल को फुल तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। इसके पीछे कुछ ड्रॉबैक हैं, वो क्या क्या हैं? हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, क्योंकि हमारे पास जो कोकिंग कोल है जिसका आयरन और स्टील बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, कोकिंग कोल जो है उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी है, उसकी सबसे कॉस्ट भी ज़्यादा है, लोअर प्रोडक्ट लेबर जो है उसकी लोअर प्रोडक्टिविटी है, और एनर्जी की और पावर सप्लाई की इरेगुलरिटी है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है। वी आल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर, हम अच्छी क्वालिटी का जो स्टील होता है उसको हम दूसरी कंट्री से भी इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशेंट, लेकिन हमारे घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना प्रोडक्शन हमारे देश में किया जाता है वो सफिशेंट है।
लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार की जो नीतियां हैं उन्होंने इसको काफ़ी बूस्टअप दिया है इस इंडस्ट्री को। और जो एफर्ट है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स का, जो प्राइवेट उद्यमी हैं जो इसमें पैसा लगाते हैं, उनकी वजह से इसको काफ़ी बूस्टअप मिला है। देयर इज़ ए नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली। और इस किस बात की ज़रूरत है, और जितने भी अलग अलग रिसोर्स चाहिए रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए इस इंडस्ट्री से रिलेटेड, ताकि इस इंडस्ट्री को और भी ज़्यादा कॉम्पिटिटिवनेस में लाया जा सके, तो उसके लिए रिसर्च की ज़रूरत है और ज़्यादा रिसोर्स जो सरकार कर सकती है उनकी ज़रूरत है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री आती है वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। भारत में जो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग का मतलब होता है उसको पिघलाना, इसको प्रगलन बोलते हैं। भारत में जो एल्यूमिनियम प्रगलन है वो दूसरा इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेटलर्जिकल धातु शोधन उद्योग है इंडिया में। ये हल्का होता है, रेजिस्टेंट टू कोरिजन, और ये इस जंग अवरोधी है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, इसको अलग अलग चीज़ों में ढाला जा सकता है, और मेलिएबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब बन जाता है जब इसके अंदर दूसरी धातुओं को मिक्स किया जाता है। इसका इस्तेमाल होता है टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट से लेकर हमारे जो छोटे मोटे यूटेंसिल हैं उनसे लेकर और वायर्स बनाने तक इसका इस्तेमाल होता है। इट हैज़ गेन पॉपुलैरिटी एज ए सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। ये स्टील, कॉपर, जिंक, लीड और जो दूसरी इंडस्ट्री हैं उनमें एक सब्स्टिट्यूट के रूप में ये जो महंगी वाली धातुएं हैं, इस्पात है, तांबा है, इनके सब्स्टिट्यूट के रूप में, क्योंकि ये सारी धातुएं बहुत ज़्यादा महंगी हैं और जबकि एल्यूमिनियम जो है वो इनके कंपैरिजन में सस्ता पड़ता है, तो इनके कंपैरिजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर क्रूड स्टील प्रोडक्शन इन इंडिया एंड चाइना का एक बार डायग्राम दिखाया गया है। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट इन द कंट्री आर लोकेटेड इन, इंडिया में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के जो प्लांट हैं वो लोकेटेड हैं उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल, केरला, यूपी, छत्तीसगढ़, एमपी, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। बॉक्साइट द रॉ मटेरियल यूज्ड इन स्मेल्टर्स इज़ ए वेरी बल्कि, यहाँ पर इसको बनाने के लिए बॉक्साइट के कच्चे पदार्थ के रूप में बॉक्साइट का इस्तेमाल होता है, जो कि बहुत भारी है, गहरे इट इज़ डार्क रेडिश, गहरे लाल रंग की चट्टान से इसको निर्माण किया जाता है। और यहाँ पर चार्ट 6.8 में भी दिखाया गया है इसका किस तरीके से इस्तेमाल होता है। एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एल्यूमिनियम, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड एन अश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर टू प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ दिस इंडस्ट्री। दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इस इंडस्ट्री को लोकेट करने के लिए, वो क्या हैं? एक तो रेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, की नियमित ऊर्जा की पूर्ति होनी चाहिए, और कम कीमत पर कच्चे माल की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जहाँ पर अवेलेबल होंगी तो वहाँ पर ये इंडस्ट्री जो है वो आइडियली लोकेटेड हो सकती है। फिर है केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग। भारत में जो ये इंडस्ट्री है केमिकल इंडस्ट्री, ये सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री बन गई है, एंड ग्रोइंग डाइवर्सिफाइंग, और इसका अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इट कंप्राइजेज, इसमें दोनों ही तरीके की यूनिट्स आती हैं मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल। रैपिड ग्रोथ हैज़ बिन रिकॉर्डेड इन बोथ इन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर। दोनों ही जो हमारे सेक्टर हैं, इन ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सेक्टर, दोनों में ही बहुत रैपिड ग्रोथ मार्क की गई है। इन ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड, इन ऑर्गेनिक केमिकल में कौन से आएंगे? सल्फरिक एसिड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइज़र, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक एंड एडिसिव्स, पेंट्स, डाइज, स्टफ्स। नाइट्रिक एसिड, एल्काइंस, सोडा ऐश यूज टू मेक, जिसका ग्लास और सोप और डिटर्जेंट पेपर बनाने में इस्तेमाल होता है। कॉस्टिक सोडा। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री। ये सारी जो इंडस्ट्री हैं बहुत बड़ी मात्रा में हमारे देश में फैली हुई हैं।
ऑर्गेनिक केमिकल जो हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड पेट्रोकेमिकल्स विच आर यूज फॉर, पेट्रोकेमिकल्स आते हैं जिनका इस्तेमाल होता है सिंथेटिक फाइबर बनाने में, सिंथेटिक रबड़ बनाने में, प्लास्टिक डाई बनाने में, ड्रग्स बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स बनाने में। ऑर्गेनिक केमिकल्स प्लांट जो हैं वो ऐसी जगह पर बनाए जाते हैं जहाँ पर ऑयल रिफाइनरीज हों या फिर दूसरे पेट्रोकेमिकल प्लांट्स अवेलेबल हों। केमिकल इंडस्ट्री जो है इट इज़ ओन लार्जेस्ट कंज्यूमर, इसके अपने सबसे बड़े कंज्यूमर अवेलेबल होते हैं। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल, आगे जो बेसिक केमिकल होता है उनको अलग अलग प्रोसेस करके आगे जाके दूसरे केमिकल बनाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। जिन केमिकल का इस्तेमाल होता है अलग अलग इंडस्ट्री में, एप्लीकेशन एग्रीकल्चर, डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर या फिर डायरेक्टली मार्केट जो है कंज्यूमर के लिए, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ उर्वरक उद्योग जो हैं उनका इस्तेमाल, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक, मेनली फर्टिलाइजर इंडस्ट्री सेंटर अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस, जो हमारी फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है उसका वो सबसे ज़्यादा सेंट्रलाइज है जो नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स हैं, मेनली एरिया फास्फोटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फास्फोट and complex fertilizers which have a combination of nitrogen, phosphate and potash. The third, जो potash is entirely imported as the country does not have any reserves of commercially usable potash and potassium compounds in any form. हमारे देश में ये जो उर्वरक उद्योग है, ये जो फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है, ये स्पेशली मेनली जो नाइट्रोजनिक उर्वरक जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसे फर्टिलाइजर्स बनाती है, जिसमें क्या क्या आएंगे, फास्फोटिक उर्वरक है, अमोनियम फास्फेट है या फिर मिश्रित उर्वरक हैं। ये तीन मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटाश इनके अंदर शामिल हैं। इनके उत्पादन के इर्द गिर्द सब घूमता है। तीसरा जो पोटाश है उसको टोटली इंपोर्ट किया जाता है क्योंकि हमारे देश में इसका किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटाशियम यौगिकों के भंडार हमारे देश में नहीं है। इंडिया जो है वो नाइट्रोजनी उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रोड्यूसर है। यहाँ पर 57 उर्वरक इंडिया में 50 आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपेंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये जो इंडस्ट्री है देश के अलग अलग हिस्सों में फैली है। गुजरात है, तमिलनाडु है, यूपी है, पंजाब, केरला एंड केरला कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स हाफ ऑफ द फर्टिलाइजर। ये सारे एरिया मिलकर टोटल प्रोडक्शन का हाफ कंट्रीब्यूट करते हैं। अदर जो दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर हैं आंध्र प्रदेश है, ओडिशा है, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, आसाम, वेस्ट बंगाल, गोवा, दिल्ली, एमपी और कर्नाटका है। फिर उसके बाद है सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा एसेंशियल माना जाता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के लिए। फिर सभी तरीके के कंस्ट्रक्शन, चाहे वो घर बनाना हो, बिल्डिंग हाउसेस है, फैक्ट्री है, ब्रिज है, एयरपोर्ट है, डैम है या फिर दूसरे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट बनाने हो, दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स, इस इंडस्ट्री को रिक्वायर होता है बल्कि एंड हैवी, भारी और जो स्थूल कच्चा माल जो होता है वो इसको चाहिए, जैसे कि लाइमस्टोन है, सिलिका है, जिप्सम है, कोल है, इलेक्ट्रिक पावर है, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ जो रेलवे का ट्रांसपोर्टेशन है वो इसको चाहिए। ये इंडस्ट्री है जो है इसको स्ट्रेटेजिकली लोकेट किया जाता है। प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू मार्केट इन द गल्फ कंट्रीज़। जो प्लांट्स गुजरात में लगाए जाते हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उनको वो सुटेबली तरीके से पहुंच सकते हैं जो भी गल्फ कंट्रीज़ की मार्केट है वहाँ तक। पहला जो मेन प्लांट लगाया गया था, चेन्नई में लगाया गया था सीमेंट प्लांट 1904 में। आज़ादी के बाद ये जो इंडस्ट्री थी इसने एक्सपेंड किया। इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज़ फाउंड द प्रोड्यूस ए रेडिली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट। हमारे इसमें जितना भी इसकी क्वालिटी में जो सुधार किया गया है उसके कारण भारत की जो सबसे बड़ी घरेलू मांग के अलावा जो हमारे पूर्व एशिया है, मध्य पूर्व है, अफ्रीका है, दक्षिण एशिया के बाज़ारों में इसकी मांग बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये उद्योग उत्पादन और निर्यात दोनों ही रूप से प्रगति पर है
और उद्योग को बनाए रखने के लिए जो हमारी घरेलू मांग है उसकी पूर्ति में और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है। एफर्ट आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिकेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई। एफर्ट इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि जनरेट किया जा सके, जो सही तरीके से जो हमारी डोमेस्टिक डिमांड है उसको पूरा किया जा सके, सप्लाई की जा सके, ताकि ये जो इंडस्ट्री है वो सही तरीके से सस्टेन करे, टिकी रहे। उसके बाद है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है, मोटर गाड़ी उद्योग जो है, इसमें यात्रियों और सामान के को परिवहन, उसके ट्रांसपोर्टेशन के साधन होते हैं हमारे। इसमें विभिन्न अलग अलग तरीके के ट्रक है, बस है, कार है, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया और अलग अलग जो मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स हैं उनका मैन्युफैक्चर किया जाता है इंडिया के अलग अलग सेंटर्स में। आफ्टर द लिबरलाइजेशन, जब भारत में लिबरलाइजेशन को अपनाया, इन द कमिंग इन द न्यू कंटेम्प्रेरी मॉडल स्टिमुलेटेड द डिमांड व्हीकल्स इन इंडिया। भारत में जब लिबरलाइजेशन को अपनाने के बाद अलग अलग तरीके से उदारीकरण के बाद नए और आधुनिक मॉडल के जो वाहन हैं वो बाज़ार में इनकी मांग बढ़ी है, जिसने इस उद्योग को, विशेषकर जो कार, दोपहिया और तिपहिया वाहनों की अपार इंक्रीज़ हुई है, बढ़ोतरी हुई है। पिछले 15 से भी कम सालों में इस उद्योग ने एक अविश्वसनीय प्रोग्रेस की है एंड स्टिमुलेटेड हेल्दी ग्रोथ इन द इंडस्ट्री इंक्लूडिंग पैसेंजर कार, टू व्हीकल। और ये जो इंडस्ट्री है ये लोकेटेड है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बेंगलुरु में। फिर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न से लेकर और हमारे जो टेलीफोन है, सेलुलर टेलीफोन है, टेलीफोनिक एक्सचेंज है, रडार, कंप्यूटर, मैनी अदर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन, और बहुत सारे दूसरे इक्विपमेंट जो हमारी टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को चाहिए। बेंगलुरु जो है वो देश की इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल के रूप में उभरा है। इम्पॉर्टेंट सेंटर जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बनाने वाले वो कौन से हैं? मुंबई है, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर। मेजर इंडस्ट्री कंसंट्रेशन इज़ एट, सबसे ज़्यादा इस इंडस्ट्री का जो कंसंट्रेशन है आईटी इंडस्ट्री का वो बेंगलुरु, नोएडा, ये आपको सारे मैप में भी करने हैं। मेजर आईटी सेंटर्स इन इंडिया ये हैं, बेंगलुरु है, नोएडा है, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे। ए मेजर इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री हैज़ बीन एम्प्लॉयमेंट, सबसे बड़ा जो इस इंडस्ट्री का इफ़ेक्ट पड़ा है वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। आईटी इंडस्ट्री आ जाने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में जो एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट बने हैं सबसे बड़ी मात्रा में। एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ द की टू द सक्सेस। लगातार जो ग्रोथ हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की, इस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, ये सबसे बड़ी कामयाबी के पीछे, आईटी इंडस्ट्री की जो सबसे बड़ी कामयाबी है वो लगातार जो ग्रोथ हो रही है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की, वो इसके पीछे का कारण है। उसके बाद है, ये तो थी हमारी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियाँ। आपकी बुक में जो दूसरी कोई और इंडस्ट्रीज दी गई होंगी वो आपको नहीं करनी है, जो यहाँ पर आपको समझाई गई हैं, जो मेन इंडस्ट्री हैं वही हमको करनी है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कि ये जितने भी इंडस्ट्री के बारे में हम पढ़ चुके हैं उन इंडस्ट्री से कौन से तरीके का पोल्यूशन और इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन हो रहा है। ऑल्दो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन इंडियाज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, हालांकि जो भारत, जितने भी उद्योग हैं वो भारत की अर्थव्यवस्था की इंक्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, लेकिन इसके बढ़ते हुए, इसके कारण जो इंक्रीज़ हो रहा है पोल्यूशन में, चाहे वो पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइस रिजल्टिंग, ये सारी चीज़ों में पोल्यूशन हो रहा है, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट लगातार डिग्रेड हो रहा है। एंड दे हैव कॉज कैन नॉट बी, और इन सारी चीज़ों को अनदेखा नहीं किया जा सकता, जैसे कि
चार प्रकार के जो पोल्यूशन है उसके लिए ज़िम्मेदार हैं, जैसे कि कौन से हैं वो पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन है, वाटर है, लैंड है, नॉइस है। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड, और इसके साथ साथ जो प्रदूषण करने वाले उद्योगों में सबसे ज़्यादा जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये चैप्टर का, डिस्क्राइब अबाउट द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड, या फिर किसी एक स्पेसिफिक एयर पोल्यूशन का नाम दे के आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड, या फिर व्हाट स्टेप्स वी कैन टेक टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, या फिर वेरियस टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला जो पोल्यूशन है वो है एयर पोल्यूशन। इट इज़ कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेज। इसका कारण है एयर पोल्यूशन जो है वो क्यों होता है, क्योंकि जो भी अनडिजायरेबल गैसेस हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में आती हैं वो जब बड़ी मात्रा में उनका प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, जैसे कि सल्फ़र डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और एयरबोर्न particulate मटीरियल कंटेन बोथ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल। जो हवा के अंदर ये जो पर्टिकुलर मटीरियल होते हैं उन दोनों ही चीज़ें, सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल, दोनों ही तरीके के पार्टिकल इन गैसेस में मिलते हैं, जैसे कि डस्ट है, स्प्रे है, मिस्ट है, धुआं है। स्मोक इज़ एमिटेड, ये जो धुआं है इसको छोड़ा जाता है जो केमिकल एंड पेपर फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं होता है। फिर जो जहाँ पर ब्रिक किलन मतलब जहाँ पर ईंटें बनाई जाती हैं, ऐसी भट्टियाँ, रिफाइनरी हो गई, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गए, या फिर फॉसिल फ्यूल को जलाने से जो धुआं या गैस निकलती है। इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स, ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे छोटे बड़ी जो फैक्ट्रियाँ हैं जो पोल्यूशन नॉर्म्स को इग्नोर करती हैं, अनदेखा करती हैं। टॉक्सिक गैस लीक्स कैन बी हैजार्डस विद लॉन्ग टर्म इफेक्ट, जो भी ऐसी कारखानों में से जो भी जहरीली गैस निकलती हैं अगर उसका लीकेज हो जाता है तो वो बड़ी मात्रा में जान माल का नुकसान करती है और लंबे समय तक कर सकती है। एज यू आर अवेयर ऑफ द भोपाल, जैसे हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना हुआ है। एयर पोल्यूशन 1984 में शायद हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी। आर यू अवेयर ऑफ जहाँ पर इस भोपाल गैस राज्य में एक केमिकल प्लांट था, वहाँ पर बहुत सारी उस केमिकल प्लांट में से गैस लीकेज हो गई थी और वो बहुत ही जहरीली गैस थी जिसके कारण आज तक लोग सफ़र कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में लोग मारे गए थे। एयर पोल्यूशन एडवर्सली इफेक्ट, ये जो एयर पोल्यूशन होता है बड़ी मात्रा में नुकसान करता है हमारी ह्यूमन हेल्थ को, एनिमल को, प्लांट्स को, और बिल्डिंग एंड द एटमोसफियर एज ए होल, सभी हमारा जो पूरा पर्यावरण है उसको ही बड़ी मात्रा में जो एयर पोल्यूशन है वो नुकसान करता है। सेकंड जो है वो है वाटर पोल्यूशन। इट इज़ कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। उद्योगों के जब अलग अलग जो इंडस्ट्री है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को नदियों में छोड़ देती हैं तो जल का प्रदूषण, जो पानी वाला प्रदूषण होता है वो बहुत ज़्यादा फैलता है। एंड डिस्चार्ज, जब इन एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है रिवर्स में, जो द मेन कल्प्रिट्स जो हैं यहाँ पर, जो सबसे बड़े पोल्यूशन के कारण है वो कौन है? कागज मेन कल्प्रिट्स हैं, पेपर, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल एंड डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज एंड कागज़ है, लुगदी है, रसायन है, रंगाई उद्योग है, तेल शोधक एरिया, रिफाइनरीज है जहाँ पर तेल को प्योरीफाई किया जाता है, चमड़ा उद्योग है, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग जो कि रंग और अम्ल और लवण जैसी भारी वस्तुएं, शीशा है, डिटर्जेंट है, एसिड है, सॉल्ट है, हैवी मेटल लाइक लीड एंड मर्करी, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सिंथेटिक केमिकल विद कार्बन, प्लास्टिक एंड रबर एक्सेट्रा इनटू वाटर बॉडीज। जब इन सारी इंडस्ट्री से अलग अलग एफ्लुएंट्स को नदियों में या वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है उसके कारण हमारा जो वाटर पोल्यूशन है वो होता है। फ्लाई ऐश, फॉस्फो जिप्सम एंड आयरन एंड स्टील स्लैग्स आर द मेजर सॉलिड वेस्ट इन इंडिया।
उसके अलावा जो मुख्य चीज़ों को अपशिष्ट जो कचरे के रूप में जो चीज़ें रह जाती हैं वो फ्लाई ऐश है, फोस्फोजिप्सम है, या फिर आयरन और स्टील से निकलने वाली जो स्लैग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज़। इन सारे प्लांट से जब इन अशुद्धियों को नदियों में या फिर दूसरी वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन होता है। उसके बाद है थर्मल पॉल्यूशन। Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into river and ponds before cooling. What would be the effect of aquatic life? जब कारखानों और अलग अलग थर्मल पावर प्लांट से गर्म पानी को बिना ठंडा किए नदियों या तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो उसके कारण ही हमारा ये जो उसके कारण ही हमारा ये जो थर्मल पोल्यूशन है वो होता है। एंड इसका असर, ये जो गर्म पानी होता है, जब इसको बिना इसको ट्रीटमेंट किए, बिना इसको ठंडा किए नदियों में छोड़ दिया जाएगा, तो उसका असर हमारी जो एक्वेटिक लाइफ है उसके ऊपर कितना ज़्यादा असर होता है। और waste from nuclear power plant, nuclear and weapon production facilities cause cancer, birth defects and miscarriages। ये जो वेस्ट है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, या फिर जो इसकी वेस्टेज हैं, या फिर परमाणु शस्त्र, जहाँ पर परमाणु शस्त्र बनाए जाते हैं, ऐसे कारखानों से जब इन चीज़ों को छोड़ दिया जाता है, इसका असर किन की ऐसे खराब पानी का जो असर होता है उसके कारण कैंसर हो जाता है, या फिर मिसकैरेज, बर्थ डिफेक्ट, यानी कि जन्म लेने के समय में जो भी डिफेक्ट होते हैं शरीर में वो होते हैं, भाई बहुत बार मिसकैरेज हो जाते हैं। हमारी सॉइल और वाटर पोल्यूशन होते हैं, ये दीज आर क्लोजली रिलेटेड। डंपिंग ऑफ वेस्ट, सॉइल और वाटर पोल्यूशन जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं। जब हम डंप करते हैं वेस्ट को, स्पेशली ग्लास, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल हैं, जो या फिर जो हार्मफुल केमिकल हैं इंडस्ट्री से निकलने वाले जो एफ्लुएंट्स हैं, पैकेजिंग सॉल्ट हैं, गार्बेज रेंडर्स हैं, एंड सॉइल यूजलेस rain water percolates through the soil carrying the pollutants to the ground and groundwater also gets contaminated। जब इन सारी चीज़ों को, इनका जो मलबे का ढेर है, अलग अलग जगह पर जो मलबे के ढेर होते हैं जिनके अंदर कांच या फिर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, और औद्योगिक बहाव और पैकिंग, लवण, कूड़ा करकट, ये सारी चीज़ें मिलके हमारी जो सॉइल है उसको अनफर्टाइल बनाते हैं। जब बारिश का पानी अपने साथ इन सारे एफ्लुएंट्स को रिसते हुए ज़मीन के अंदर इसको ले जाता है, तो हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी ख़राब हो जाता है। उसके बाद है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो अलग अलग चीज़ों के कारण होता है। नॉइज़ पोल्यूशन ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन, हमें इरिटेशन होती है और गुस्सा आता है। इट कैन आल्सो कोज, इससे हमारे जो हियरिंग, हमारी जो सुनने की जो शक्तियां हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट हैं, और इसके कारण सुनने की क्षमता में कमी आती है। इंक्रीज हार्ट रेट, हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और भी जो बहुत सारे दूसरे जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। अनवांटेड साउंड इज़ एन इरिटेंट, जो ऐसा अनवांटेड साउंड है जिसके कारण हमें इरिटेशन होती है और हमें एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस बन जाता है ये अनवांटेड साउंड। और ये किन किन वजह से होता है? इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, अलग अलग कारखानों में या फिर जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पर जनरेटर के चलने से, मशीनरी के चलने से, फैक्ट्रियों के अंदर जो इक्विपमेंट चलते हैं, जनरेटर चलते हैं, ये सारी चीज़ों के चलने से, या फिर ड्रिल मशीन्स जो चलती हैं उनके कारण, द इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज़। इन सारी चीज़ों के कारण हमारी बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है। या फिर जो गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल, सॉस एंड न्यूमेटिक एंड इलेक्ट्रिक ड्रिल्स, लकड़ियाँ चीरने के जो जहाँ पर लकड़ियों को चीरा जाता है वो, या फिर जो ड्रिल मशीन्स होती हैं उनके कारण ये सारी चीज़ें क्रिएट होती हैं। अब है, ये तो थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन दैट आर कॉज्ड बाय इंडस्ट्री। अब है हाउ वी कैन कंट्रोल द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, हम इसको किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स वी कैन टेक। एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय अवर इंडस्ट्री पोल्यूट्स 8 times क्वांटिटी ऑफ
फ्रेश वाटर। 1 लीटर, जब 1 लीटर कारखाने से ख़राब पानी को या फिर अवशिष्ट पानी को छोड़ा जाता है तो वो उससे 8 गुना जो स्वच्छ पानी है उसको वो ख़राब कर देता है। और हम इसको पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं, इसके लिए कुछ सजेशन यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है मिनिमाइजिंग use water for processing by reusing recycling in it 2 or more successive stages। हम अलग अलग प्रोसेस करके पानी का जो कम से कम उपयोग कर सकते हैं। हम पानी को 2 या उससे अधिक अलग अलग अवस्थाओं में उसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। सेकंड है हार्वेस्टिंग। हम हार्वेस्ट कर सकते हैं रेन वाटर को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जो भी कारखाने हैं वो अलग अलग तरीके से पानी को, रेन वाटर को हार्वेस्ट करके अपने यूटिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है ट्रीटिंग हॉट वाटर। जो भी गर्म पानी जो छोड़ा जाता है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, नदियों और तालाबों में इस गर्म पानी को या फिर जो एफ्लुएंट्स छोड़े जाते हैं उनके पहले उनको प्योरीफाई कर लेना चाहिए। और इसको 3 स्टेजेस में किया जा सकता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो हैं उनको 3 स्टेजेस में प्योरीफाई किया जा सकता है या फिर ठीक किया जा सकता है। सबसे पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स। सबसे पहला जो अलग अलग मैकेनिकल मीन्स है या फिर यांत्रिक जो साधन है अलग अलग मशीनों के द्वारा, इसमें हम क्या कर सकते हैं, दिस इन्वॉल्व स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग एंड फ्लोक्यूजन एंड सेडिमेंटेशन। इसको हम अलग अलग तरीके से पहले जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको छांट सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े करना, उसको ढकना, या फिर सेडिमेंट्स में क्या आता है, जो सारे उसके अंदर जो मिट्टी कंकड़ पत्थर होंगे वो एक जगह पर नीचे जम जाएंगे, उसकी तली के अंदर जम जाएंगे, ये कर सकते हैं। दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। इसमें जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा पानी को प्योरीफाई किया जाता है। थर्ड जो है सी टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एंड फिजिकल प्रोसेसेस, दिस इन्वॉल्व रिसाइकलिंग ऑफ फ्रेश वाटर। इसमें जैविक और रासायनिक और भौतिक क्रियाओं के द्वारा तीसरे तरीके का शोधन किया जाता है। इसमें जो अवशिष्ट जल है उसको दोबारा उसको रिसाइकल करके यूजेबल बनाया जाता है। जहाँ पर overdrawing of groundwater reservoirs by industry where there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally। दूसरी बात ये है कि जहाँ पर हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल बहुत ही कम है वहाँ पर इन उद्योगों के द्वारा अधिक से अधिक जो पानी को निकाल लिया जाता है, जहाँ पर पहले से ही जो अंडरग्राउंड वाटर है वो कम है, फिर उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो इसको और भी ज़्यादा यूज़ कर लेती है, निकाल लेती है, तो इसके ऊपर कानूनी रूप से कंट्रोल किया जाना चाहिए। पर्टिकुलर मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिल्टरिंग। यहाँ पर अलग अलग तरीके से आपको बताया जा रहा है कि अलग अलग तरीके का जो पोल्यूशन उसको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा, कारखानों से जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कम करने के लिए कारखानों में ऊंची वाली चिमनियों का इस्तेमाल होना चाहिए। और ये चिमनियां हैं उनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अवशेषण, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया जाना चाहिए, जो स्क्रबर उपकरण लगाए जाने चाहिए, और जो गैसीय and smoke stacks in the factory, filters, scrubbers and इंडस्ट्रियल सेपरेटर्स, और गैस से अलग जो दूसरी चीज़ें होती हैं उनको अलग करने के लिए जो फिल्टर्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। स्मोक कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस। हम फैक्ट्रियों में कोयले की बजाय गैस और ऑयल का इस्तेमाल करके भी हम इस धुएं को कम कर सकते हैं, क्योंकि जो कोयला है या फिर जो भी जो दूसरे जो कोयले जैसी दूसरी जो चीज़ें जिनको जलाकर हम बहुत ज़्यादा हानिकारक गैस निकलती है उसको रोक सकते हैं। मशीनरी और जो इक्विपमेंट है कारखानों में या फिर जो जनरेटर्स हैं उनके अंदर साइलेंसर्स फिट किए जाने चाहिए ताकि जो नॉइस पोल्यूशन है वो कम हो सके। ऑलमोस्ट ऑल मशीनरी कैन बी रीडिज़ाइन टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज़। हर तरीके की जो मशीनरी है उसको दोबारा से डिज़ाइन किया जा सकता है, उसको अपग्रेड किया जा सकता है ताकि वो एनर्जी एफिशिएंट बने, कम से कम एनर्जी का इस्तेमाल करें और उनके अंदर से जो निकलने वाला नॉइस है वो भी कंट्रोल हो सके। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो स्टूडेंट, द चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। यहाँ पर आपका थोड़ा सा बचा है एनटीपीसी। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर
प्लांट कॉरपोरेशन। एनटीपीसी जो है इट इज़ ए मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन इन इंडिया। ये भारत में सबसे बड़ी पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है और इसके पास आईएसओ सर्टिफिकेट भी है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन जो सर्टिफिकेट है वो भी है। ये जो निगम है ये प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे कि जल है, तेल है, गैस है, ईंधन है, इनको इन सारी चीज़ों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है, कंजर्व करना है, उनके लिए ये काम भी करता है। एंड ऑयल, गैस एंड फ्यूल्स इन प्लेस वेयर इट सेटिंग अप, जहाँ पर भी ये पावर प्लांट लगाते हैं, दिस हैज़ बिन पॉसिबल, इनको किस तरीके से पॉसिबल किया गया है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, जितना भी जो भी आपके पास अलग अलग उपकरण है उसके अच्छे से अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन उपकरणों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जा सके और जो भी प्रेजेंट जो लेटेस्ट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है और एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग जो भी इक्विपमेंट अभी यूज़ किए जा रहे हैं इंडस्ट्री में उनको अपग्रेड किया जाना चाहिए। जितना भी वेस्ट जनरेशन है उसको मिनिमाइज़ किया जाना चाहिए कम से कम, और जो भी ऐश जो भी बच जाती है राख उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ किया जाना चाहिए। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र उसके लिए ग्रीन बेल्ट का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स या पेड़ लगाना और एफोरेस्टेशन का इस्तेमाल, मतलब एफोरेस्टेशन वन लगाना। फिर है रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, और ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या है, राख जो बच जाती है उसको सही तरीके से उसका मैनेजमेंट किया जाना चाहिए ताकि पर्यावरण का जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके। और इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशन। उसके साथ साथ जो लास्ट है सभी ऊर्जा जो जितने भी ऊर्जा संयंत्र हैं उनको सही तरीके से उनको मॉनिटर करना, उनकी समीक्षा करना, ऑनलाइन जो डाटा है उनको अवेलेबल करवाना, ये सारी चीज़ें जो है वो की जाती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा एनटीपीसी है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन वो जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट हैं उनको कंट्रोल करता है। दैट्स इट इन दिस वीडियो।